प्रचार के आखिरी दिन हनुमान बेनीवाल रूण गांव में आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं बेनीवाल की सभा के दौरान सभा के बीच पुलिस पहुंच गई और 6 बजने की वजह से प्रचार रोकने का इशारा किया। इसके बाद बेनीवाल ने कहा, देखो अब तो पुलिस आ गई है, नियमों की पालना करने वाले लोग हैं, कानून की पालना करने वाले लोग हैं। हालांकि बेनीवाल के नियमों की पालना के बयान के बाद भी सभा चलती रही। अपने भाषण के दौरान बेनीवाल ने कहा कि अवैध खनन के नाम पर हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। बीजेपी ज्वाइन करने के नाम पर सरपंचों को सस्पेंड किया जा रहा है। हमने ये आगे देख लो, आप ही बताए, सरकार है ना इनकी, इसलिए कह रहे साहब भाषण 6 बज गई, 6 बज गई, इनके घंटी बज रही है, इसलिए मुझे रोकने के लिए आए। लेकिन मैं इनको भी कहना चाहूंगा, आप शांत रहे, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे पता आचार संहिता मैं जानता हूं और मैं कानून की पालन करने वाला व्यक्ति हूं। आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम कानून के रक्षक हैं, हमें कानून की पालना करनी है। कोटपुतली के बानसूर में बांसदयाल थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक युवक को महंगा पड़ गया और विशेष अभियान के तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी किशनलाल बैरवा ने बताया कि हथियार के साथ पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट डाली थी। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी की आईडी की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। आगे भी ऐसी पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव शोर खत्म हो गया है। 13 तारीख को मतदाता अब तय करेंगे कि वो किसे जिताना चाहते हैं और 23 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि जनता के दिल पर किस पार्टी ने अपनी छाप छोड़ी है। थम गया चुनावी शोर, 13 नवंबर को मतदाता लगाएंगे जोर, 23 नवंबर को हो जाएगी तस्वीर साफ। काफी वक्त से सियासी सूरमा उपचुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन अब उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने जी जान से चुनाव प्रचार किया। 84 विधानसभा में सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ आदिवासी परिवार में पहुंचे और खाट पर चाय पीते नजर आए। परिवार के लोगों के साथ संवाद किया, परिवार के छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटी। लेकिन उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं। कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ की बात करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है, कांग्रेस जात पात में बांटती है, कांग्रेस धर्म के आधार पर बांटती है, कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर चलती है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दौसा से भी निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की तस्वीर सामने आई, जहां निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल ने ट्रैक्टर से रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा और सांसद मुरारीलाल मीणा कोर्ट परिसर में वोट मांगते दिखे। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद अपनी जीत का दावा करते नजर आए। उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर के कई दर्जन गांवों में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के समर्थन में प्रचार किया और वोट मांगे। इस दौरान एक तरफ वो जीत का दावा करते दिखे तो दूसरी तरफ बीजेपी पर हमलावर नजर आए। पूरी ताकत है और चुनाव हम जीतेंगे। जनता का जो माहौल है वो बता रहा है, सब लोग हमारे साथ हैं। ये लोग काम के नाम पे वोट मांगे ना, क्यों ध्रुवीकरण की बात करते हैं? भाई इनकी बरोबर की सरकार रही है, 15 साल ये रहे, 15 साल हम रहे, तो उस चीज का ये जवाब दे, इन्होंने 15 साल में क्या करा है, हमने 15 साल में क्या करा है। अब 11 महीने ये हो गए, हमारी जो स्कीमें थी, 25 लाख का बीमा था, बंद कर दिया, लगभग बंद कर दिया है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा लगभग बंद कर दिया है। बहरहाल चुनावी शोर थम चुका है, नेताओं के दावों और वादों का सिलसिला भी थम गया। अब बारी है मतदाता की, जो 13 नवंबर को 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव का हिस्सा बनेंगे और तय करेंगे कि किसके सिर जीत का सेहरा सजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों के लिए 2 दिन बाद 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उसके 10 दिन बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त रहेंगे। दौसा में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अधिकतर मतदान केंद्रों को संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। वहीं झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान दलों की रवानगी का जायजा लेने सेठ मोतीलाल कॉलेज में जिला निर्वाचन अधिकारी राम अवतार मीणा और एसपी पहुंचे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम, टेंट व्यवस्था इत्यादि का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी राम अवतार मीणा ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर सेठ मोतीलाल कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी होगी। तैयारियों में अनुभवी टीम को लगाया गया है, इसलिए व्यवस्थाएं बेहतर और माकूल नजर आ रही हैं। मतदान दल रवानगी की व्यवस्थाओं का मैंने एसपी साहब ने जायजा लिया है और सभी तैयारियां चल रही हैं। कल मतदान दल रवाना होंगे इस कॉलेज से। हमने स्ट्रांग रूम का और जो टेंट है इसका और बाकी स्थानों का दिशा निर्देश, सारी व्यवस्थाएं माकूल है। क्योंकि टीम पुरानी है और हाल ही के दिनों में लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए, इसलिए उपचुनाव में मेरे विचार से जो ड्रिल वही रहेगी जो ऑलरेडी करते हैं। 13 तारीख का विधानसभा उपचुनाव है। कल इसी परिसर से समस्त मतदान कर्मी पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए मैं पुलिस जाब्ते के रवाना होंगे। पुलिस जाब्ता उनके साथ ही यहाँ से रवाना होगा। हमें बाहर से बीएसएफ मिली हुई है, होमगार्ड मिले और हमारे पुलिस के जवान। इन तीनों का कंपोनेंट मिला करके मतदान पे जो केंद्र है उस पे जाब्ता लगा है। जो क्रिटिकल हैं उस पे अतिरिक्त बीएसएफ की आर्म्ड हाफ सेक्शन टुकड़ियां लगी हुई हैं। तमाम पुलिस मोबाइल पार्टी सेक्टर में। राजधानी जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल बेहाल हो चुका है। लो फ्लोर बसों में बैठने के लिए राहगीरों को सामने कितनी चुनौती है, कितनी परेशानियां होती हैं, इसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। बस के लिए दौड़ते बच्चे बुजुर्ग, बीच सड़क पर मनमर्जी वाला ब्रेक, घंटों इंतजार, कब होगा समाधान। घंटों इंतजार के बाद बस आई लेकिन स्टॉप पर नहीं रुकी तो यात्रियों ने बस के पीछे दौड़ लगा दी। कोई बस में चढ़ पाया तो कोई छूट गया। बस के अंदर जो चढ़ पाए तो उनके बैठने के लिए सीट नहीं है। राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल बेहाल हो चुका है। जयपुर की 40 लाख से ज्यादा की आबादी हो चुकी है। सरकार के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर महज 200 के करीब बसें हैं, जिनमें कई रूट पर तो बसें बंद हो चुकी हैं, जिससे पैसेंजर्स परेशान हैं और उनमें सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। यहाँ पर एक घंटे के बाद बस आती है। अगर बाई चांस आ भी गई ना, यहाँ तक भी आती है तो भी बस वाले रोकते नहीं है, सीधे निकल जाते हैं। बस रुकती भी नहीं है कभी कभी, यही दिक्कत होती है बस। और अभी खड़े ही हैं यहाँ पर बैठने की जगह, बस रुकती नहीं है, ये दिक्कत ज़्यादा है। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन बसें रुकती नहीं है और आजकल बसों में भी भीड़ जाता है तो खुद ही नहीं रोकते हैं बसों को, रोकने के बाद भी नहीं रुकती है बस। जिन रूट्स पर बसों का संचालन हो रहा है उन रूट्स पर पैसेंजर्स को कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है। आम लोगों को कई घंटों के इंतजार के बाद बस मिल पाती है। अगर किसी रूट पर बस आती है तो लो फ्लोर बस ड्राइवर रोकते नहीं है, रोकते हैं तो बसों में बैठने के लिए सीट नहीं है।
54 सीट की कैपेसिटी वाली बस में 80 से ज्यादा पैसेंजर्स सफर कर रहे हैं। लो फ्लोर बसों के लिए किस तरीके से जो स्टूडेंट हैं वो दौड़ते हुए नजर आते हैं। आप ये देखिए कि बस स्टॉप से 100 मीटर दूर ये जो है बस जाकर रुकती है। इस बस का जो इंतजार करते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूज़ 18 की जब टीम पहुंची है तब इन बस चालकों में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि खलबलाहट मचा है और यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट थे काफी देर से इंतजार कर रहे थे। अब ये बस चालक जो हैं इस बस स्टॉप के ऊपर बसें रोकते हैं। कई बस स्टॉप की तो हालात ये है कि वो बद से बदतर है, बैठने की जगह नहीं है, पैसेंजर्स को जो परेशानी है उसका सामना यहाँ पर करना पड़ता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और ये जो बसें हैं किस तरीके से जो खचाखच है वो भरी हुई नजर आती है। इस बस के अंदर हम आपको सबसे पहले सफर करवाएंगे कि किस तरीके से बसों के अंदर परेशानी होती है। आप जो तमाम स्टूडेंट हैं क्या आप लोगों को सीट वगैरह मिल पाती है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से? नहीं मिल पाती है सीट वगैरह। कितनी देर से वेट कर रहे थे? हो गए 10-15 मिनट फिर तो हो गए। घंटे की बजाय अगर 15 मिनट लगेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हर घंटे बस आ रही है। हर घंटे के अंदर टाइम भी ना 10-15 मिनट नहीं, 1 घंटे के अंदर बस आ रही है। वेट करने में तो दिक्कत तो होती ही है, वेट करना कोई चलो कोई लेट हो जाते कोई काम से तो जाए। सरकार भले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुगम बनाने का दावा करती हो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हकीकत ये है कि जयपुर में महज 200 के करीब बसें बची हैं, जिनमें से भी 10 से 12 बसें रोजाना खराब हो जाती है। ऐसे में राज्य सरकारें कभी इलेक्ट्रिक बस तो कभी सीएनजी बसें खरीदने की बात करती हैं, लेकिन अभी दूर दूर तक बसों की खरीद नजर नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में पद संभालने की बजाय जयपुर में चयनित अभ्यर्थी अब आंदोलन की मशाल उठा रहे हैं। FSO भर्ती पर लगा ग्रहण। आश्वासन मिला, नियुक्ति नहीं। आंदोलन के सहारे निकलेगा हल। इन सफल अभ्यर्थियों का दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो हाथ में नौकरी होने के बावजूद बेरोजगारों की तरह पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन के जरिए अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भर्ती पर लगा ग्रहण फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। साल 2006 में FSSO एक्ट आने के बाद 2 बार शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया अब तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। साल 2019 में 98 पद और साल 2022 में 200 पदों पर भर्ती हुई, लेकिन मामला कोर्ट में चले जाने के कारण चयनित अभ्यर्थी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस मामले में चिकित्सा मंत्री से लेकर सभी आला अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य सरकार ने इस मामले में एजी को नियुक्त किया है, लेकिन वो एक बार भी पैरवी करने नहीं पहुंचे हैं। हमने अभी तक लगभग 20 बार अतिरिक्त मुख्य सचिव और माननीय चिकित्सा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, CMR में, CMO में, हमने सभी जगह ज्ञापन दे दिया है। वहाँ से आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक इसको स्टे वैकेट करा के नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि RPSC के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, इसके बाद एग्जाम हुए, फिर चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट भी आ गई, लेकिन ज्वाइनिंग मिलने से पहले ही विभाग में डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों ने ही कोर्ट से स्टे ले लिया।
बिल्कुल हमारे साथ में सर गलत हुआ है। सरकार के ही कर्मचारी हैं वो, सरकार ने ही उनको रखा है। जिनके ऊपर सरकार का बस नहीं चल रहा है वो न्यायालय में जाकर के उल्टे सीधे वाद दायर करते हैं। टोटल अब तक इन्होंने 18 वाद दायर किए हैं, जिसमें से 2 में इन्हें स्टे मिला है। और ऐसा नहीं है कि हमने चेताया नहीं था जाकर के, हर बार जब इनकी रिट दायर हुई है हमने जाकर के उच्चाधिकारियों को कहा है कि इन्होंने फिर एक नया केस लगाया, फिर एक नया केस लगाया। हर बार हमें आश्वासन दिया गया था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और उन्हें स्टे मिल गया। विभाग के डेपुटेशन में कार्यरत कार्मिक ही इस भर्ती को पूरा होने में अड़ंगा लगा रहे हैं। पहले तो जो योग्यताएं मांगी गई थी उसके अनुसार ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ, लेकिन इसके बावजूद अब ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ऐसे में अब आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। का ये कहना है कि पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उससे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, उसके बाद में जो जिनकी ट्रेनिंग हो रखी है उनका एग्ज़ाम होना चाहिए था और फिर इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो ये कहता है कि ट्रेनिंग एग्ज़ाम के बाद में सरकार करवाएगी। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें ट्रेनिंग एग्ज़ाम होने से पहले किसी में प्रावधान हो। 2022 में फूड ऑफिसर्स भर्ती में करीब 50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की खुशी के साथ ही जल्द ही ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद थी, लेकिन 5 महीने से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और अब तक हार कर धरने पर बैठने को अभ्यर्थी मजबूर हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। रामगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण किया। नौगांवा स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। बूथों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन और जिला स्तरीय अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। तो आज चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और इसके बाद तमाम चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों ने जगह जगह गश्त लगानी शुरू कर दी। रामगढ़ की तस्वीरें हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, स्थितियों का जायजा लिया। नौगांवा स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण करने के लिए अकस्मात जिला निर्वाचन अधिकारी पहुंच गए। बूथों के निरीक्षण का भी जायजा लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की रौनक परवान पर है। पुष्कर पशु मेले में खरीद फरोख्त जोर पकड़ने लगी है। मेले में सबसे ज्यादा घोड़ों की खरीदारी हो रही है। वहीं अनमोल नाम का भैंसा भी मेले में कौतूहल का विषय बना हुआ है, जबकि तरह तरह की प्रतियोगिताएं मेले की तरफ लोगों को आकर्षित कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। जिसके सामने महंगी से महंगी कारों की चमक फीकी पड़ जाती है, जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरे मेले में जिसकी चर्चा हो रही है वो पंजाब से आए मारवाड़ी नस्ल के 2 घोड़े हैं, जिनका नाम कर्मदेव और ब्रह्मदेव है, जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान है। दोनों घोड़ों की कीमत बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसके खान पान के बारे में बता देते हैं। इस घोड़े को बिस्लरी वाटर पिलाया जाता है। एक बार में देसी गाय का 5 लीटर दूध पिलाया जाता है, जो दिन में 3 बार दिया जाता है। अब घोड़े की कीमत भी जान लीजिए। कर्मदेव की कीमत है 11 करोड़ रुपए, जबकि ब्रह्मदेव की बोली 7 करोड़ 15 लाख रुपए लगाई गई है। पंजाब के पटियाला से आए गुरु प्रताप सिंह इस घोड़े के मालिक हैं, जो इस मेले में 30 से ज्यादा घोड़े घोड़ियां लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 2 लाख से शुरू होकर 11 करोड़ तक है। अगर करमदेव की हम पर्टिकुलरली बात करें तो इस साल तो नहीं, क्योंकि हम सेल पे है ही नहीं, घोड़ा सेल हम करते ही नहीं है। हमें लास्ट ईयर इसका जब ये 2 टीथ था तो 11 CR इसका ऑफर हुआ था। ये और ब्रह्मदेव ये दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं, 1.5 महीने का आपस में एज का फ़र्क है। और वो घोड़े का हम 11 CR कोट करते हैं, उसमें हमें 7.25 करोड़ रुपये ऑफर हुआ।
इस भैंसे के सामने महंगे से महंगे घर भी सस्ते लगने लगते हैं। इसकी कीमत भी सुनकर बड़े बड़े खरीदारों के होश उड़ जाते हैं। सच में ये भैंसा अनमोल है। इत्तेफाक से इस भैंसे का नाम भी अनमोल है। इसका खान पान भी महंगा है। भैंसे की कीमत आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें, इस भैंसे के मालिक बलविंदर सिंह हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। अब अनमोल नाम के भैंसे की कीमत भी जान लीजिए, जो पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ रुपए है और इसका वजन करीब 1500 किलो है। लेकिन अनमोल के मालिक बलविंदर ने उसकी कोई कीमत नहीं लगाई है। अपनी कीमत और भारी भरकम कद काठी की वजह से ये भैंसा मेले में आए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फूड से लेकर ड्राई फ्रूट सब खाता है। दिन का खर्चा इसका 1000 से 1500 का खर्चा है दिन का। मैडम महीने भर के माने तो 30 से 45 हजार रुपये करीब हो गया। 40-45 हजार रुपये खर्चा है। घुमाते कितनी देर है इसको भैया? इसे 5 किलोमीटर घुमाते हैं। इसकी कीमत कितनी लग चुकी है भैया? इसकी 2 बार पुष्कर में, 1 बार यूपी मेरठ में 23 करोड़ लगा। पुष्कर मेले में भैंसा, घोड़े, कीमत के अलावा हॉर्स डांसिंग प्रतियोगिता भी चर्चा में है, जिसमें बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने अपने घोड़े घोड़ियों को ढोल की धुन पर नचाया। इस दौरान पशुपालकों ने एक से बढ़कर एक अश्व नृत्य दिखाकर विदेशियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेला मैदान पर देसी विदेशियों के बीच शानदार कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग देशों से आए विदेशी मेहमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देसी खिलाड़ियों से 2-2 हाथ भी किए। इस दौरान पशुपालन विभाग की ओर से तैनात किए गए जज की टीम ने 3 विजेताओं को पुरस्कार दिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विजेताओं को ट्रॉफी देने के साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की। पुष्कर मेले की रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। मेले में आए भैंसे, एक से बढ़कर एक घोड़े और घोड़ियां सभी के आकर्षण का केंद्र हैं। मेले में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी चल रहा है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में देश और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों 25 बाघों के गायब होने का मुद्दा पूरे देश में सुर्खियों में है। लेकिन इस बीच टाइगर वॉच नाम की एक निजी संस्था ने 15 बाघों के गायब होने की वजह से पर्दा उठाया है। उन्होंने बाघों के गायब होने की कई वजह बताई है। रणथंभौर नेशनल पार्क से 25 बाघों के गायब होने के बाद राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसके बाद पार्क प्रशासन की तरफ से 10 बाघों के वापस लौट आने की जानकारी दी गई। कमेटी की पड़ताल के बीच रणथंभौर में कई साल से काम कर रही टाइगर वॉच नाम की संस्था ने 15 बाघों के गायब होने के रहस्य से पर्दा उठा दिया। टाइगर वॉच की माने तो 15 बाघों में से 5 बेहद बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 19 से 20 साल तक पहुंच चुकी है, जबकि 2 बाघ 13 से 14 साल के हैं। हो सकता है कि वो प्राकृतिक रूप से जीवन के अंतिम दौर में हो। बाघ मादा T99 को फरवरी 2024 में गर्भावस्था में जटिलता आई थी। उसका गर्भपात भी हुआ। डॉक्टरों की देखभाल में वो जिंदा रही। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि वे फिर से गर्भवती हो सकती है, हालांकि यह साफ नहीं हो पाया। देखिए 25 बाघों में से 10 बाघ तो मिल चुके हैं जी, तो बच गए 15 बाघ। हाँ। 15 बाघों के बारे में हमने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें से 10 बाघ जो थे वो थोड़े वयस्क उम्र के थे और 5 बाघ जो थे वो नए उम्र के बाघ थे। 10 में से 5 बाघ तो अत्यंत वृद्ध थे, जो लगभग 16 से लेकर के 20 वर्ष तक की उम्र तक के बाघ थे, जिसमें T13, T3 ऐसे कई तरह के बाघ शामिल है, जो कि बहुत ही बूढ़े बाघ कह सकते हैं, जिनकी मृत्यु की बहुत बड़ी संभावना है और वो अब तक जिंदा रहना कोई आश्चर्य से कम नहीं है। बाघ T74 12 साल से अधिक उम्र का है। को डोमिनेंट बाघ T121 और T112 के जरिए उनके क्षेत्र से बाहर किया गया था।
बाघिन T79 अजीब हालत में गायब हो गई, जिसके बाद वन विभाग ने उसकी खोज शुरू की और उसकी 2 शावक को पाया। सबसे अधिक नुकसान 5 युवा नर बाघों का है, जो रणथंभौर के प्रमुख बाघों के बीच प्रतिस्पर्धा का शिकार हो गए। टाइगर वॉच के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार युवा नर बाघों जैसे T128, T131, T139 और T2401 को अक्सर अप्रयुक्त क्षेत्र की तलाश करते हुए देखा गया था। प्रमुख बाघों के साथ क्षेत्रीय संघर्ष उनकी गायब होने की एक संभावित वजह हो सकती है। रणथंभौर से बाघों के गायब होने के कारणों में बढ़ती आयु, स्वास्थ्य समस्याएं, क्षेत्रीय संघर्ष और अन्य मानव जनित कारण शामिल है।